न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने तनिष्क के विज्ञापन पर अपनी राय दी और देश के सामाजिक ताने बाने को काफी मजबूत बताया। अभी हाल फिलहाल में एक तनिष्क का ऐड आया और जो कि बहुत ट्रोलिंग हुई तनिष्क के ऐड में, तो उसकी वजह से उसको ऐड विड्रॉ करना पड़ा टाटा को। कहीं ये सोशल हार्मनी जो है हमारे देश में, ये कुछ ढीली नहीं पड़ती जा रही है? जो सोशल हार्मनी का जो एक ढांचा था हमारे देश में, आपको लगता है कुछ लोगों की वजह से इस पर क्षति पहुंच रही है? देखिए, हमारी देश की सोशल हार्मनी को कोई इस प्रकार के छोटे मोटे हमले तोड़ नहीं सकते। इसका ताना बाना इतना मजबूत है, ढेर सारे हमले ऐसे हुए। अंग्रेजों ने भी बहुत प्रयास कर देखे, बाद में कांग्रेस ने भी बहुत प्रयास कर देखे, मगर ये टूटने वाली चीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ किसी भी प्रकार का ओवर एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़े इंटरव्यू में न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी की सीटें कम आए या ज्यादा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। पहले आपने हमसे कहा था, जो कि बहुत बड़ी खबर भी बनी थी, आपने उस वक्त ऐलान किया था कि आप बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, और उस वक्त कुछ लोगों ने इस पर कमेंट भी किया, कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी अकेले जाए, पर आपने उसी एक साल पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं, तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेगी? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से, पहले मैं पार्टी अध्यक्ष था तब मैं, और अब नड्डा जी ने भी कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूँ कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियाँ फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज़्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है जी? इसमें अगर बीजेपी की ज़्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है। न्यूज 18 के इंटरव्यू पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए को लेकर जो लोग भ्रम फैला रहे थे, अमित शाह के बयान से उनके गाल पर तमाचा पड़ा है। माननीय गृह मंत्री का जो बयान है, वो बयान अभी के जो राजनीतिक, बिहार के चुनाव का जो राजनीतिक माहौल है उसमें एकदम सटीक बयान है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वैसे जो लोग, क्योंकि इनका बयान लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं ना, कि कुछ न कुछ रोज बैठ करके बयान दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो नीचे लोगों में भ्रम जा रहा है। इसलिए एकदम सटीक बयान है कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह के इंटरव्यू के बाद जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर अटकलबाजियों और कयासों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। स्ट्राइक रेट और तमाम जो प्रायोजित अनावश्यक जो अफवाहों का खेल रहा है, आज उस पर भी उन्होंने कहा कि अलायंस किसी भी परिस्थिति में अपना नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानती है और नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएगी, चाहे किसी भी दल को कितनी भी सीटें क्यों नहीं है। और इसीलिए इन सवालों पर सियासत करने वाले लोगों के मुंह पर अब ताला लग जाना चाहिए। न्यूज 18 के इंटरव्यू पर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि अमित शाह नीतीश कुमार को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि अब ज्यादा दिन नहीं रह गए जब हकीकत सबके सामने आएगी। अगर हसीन सपने ही देखने हैं 10 नवंबर तक तो आप आज़ाद हैं,
कह दीजिए ना 3/4 भी क्यों, तो 143 सीट आप जीत रहे हैं, लेकिन मुगालते में ना रहें। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। हाँ, नीतीश जी को गुड ह्यूमर में रखने के लिए, क्योंकि 4 गठबंधन में लड़ रही है भाजपा, एक नीतीश जी के साथ, एक एलजेपी के साथ, एक वो ओवैसी साहब की पार्टी के साथ, एक चौथे के साथ भी। तो 4 गठबंधन वाली भाजपा को ये लेमन जूस देना जरूरी है नीतीश जी को। न्यूज 18 पर अमित शाह के इंटरव्यू दिखाए जाने के बाद आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी जेडीयू गठबंधन को दिन में तारे दिखा देगी। जब देख रहे हैं कि वोट वाट बिहार में है नहीं, जनता गुस्से में है, कोई उम्मीदवार बीजेपी का जेडीयू का जमानत बचाने लायक भी नहीं है, तो इस तरह का दलील दे करके अपने को भी सुकून और दिलासा दे रहे हैं और जेडीयू को भी दिला रहे हैं। अरे असली खेल जो आप खेल रहे हैं लोजपा के साथ, चिराग पासवान जी के साथ, ये न बताइए ये कौन सा खेल है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह के न्यूज 18 पर दिए इंटरव्यू पर तंज कसते हुए कहा कि उनका बयान एक बार फिर जुमला साबित होगा। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि चुनाव के वक्त हम जो कहते हैं उसको करना थोड़ी ही होता है, वो तो जुमला होता है। तो उन्हीं की बात को अगर मान ले तो बिहार में चुनाव चल रहा है, ये सारे जुमले हैं। ये बी टीम की तहत चिराग पासवान जी को लगाया है और सिर्फ बी टीम पे सीमित नहीं रखा है, दूसरी ओर ओवैसी भी उनकी बी टीम है। तो किसी भी तरह से भाजपा नंबर 1 पार्टी उसको बनाना है। न्यूज 18 के इंटरव्यू पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि अमित शाह ने चुनाव के पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार ही बिहार में नेता होंगे। अमित शाह जी ने तो प्रारंभ में ही कह दिया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये भ्रम फैलाने का कोशिश हो रहा था चिराग पासवान जी के द्वारा, और उनको ये लग रहा था कि इस ढंग से करके कुछ लोगों की आदत होती है कि पहाड़ से टकरा जाओ तुम भी ऊंचा दिखाई पड़ने लगो, तो वही हालत इनकी थी। कोरोना को देखते हुए दिल्ली के झंडेवालान मंदिर प्रशासन ने नवरात्र के मौके पर अनोखी पहल की है। इस महामारी की वजह से लोग इन दिनों मंदिर जाने से बच रहे हैं, इसलिए झंडेवालान मंदिर प्रशासन ने 8 रथ तैयार किए हैं जो नवरात्र के सभी 9 दिनों तक अलग अलग जगहों पर भेजे जाएंगे। इन रथों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रवाना किया। 8 इस तरह के रथ हैं जिसमें जो भक्त हैं वो कोरोना काल के बीच मंदिर न आकर यही रथ उनके इलाकों में जाएंगे और वो वहां माता के दर्शन कर सकेंगे। इन रथों पर झंडेवालान मंदिर की तस्वीर के साथ मां दुर्गा की भी तस्वीर लगी है। बताया गया कि नवरात्र के दिनों में मंदिर में भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए ये पहल की गई। 8 रथ नवरात्र के हर दिन झंडेवालान मंदिर से इसी तरह निकाले जाएंगे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के हालात पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर बताया और इसके साथ ही दावा किया कि अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतेगी। थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने बात की थी, इलेक्शन आने वाला है अगले 6 महीनों में। आप बंगाल की स्थिति को आज कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है। अम्फान तूफान आया, पूरी राहत इधर उधर अनाप शनाप घोटालों में चली गई। जो यहाँ से अनाज भेजा गया वो भी घोटालों में तितर बितर हो गया। कोरोना के लिए भी जिस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। कानून और व्यवस्था तितर बितर हो गई है। घुसपैठ बेरोक टोक चालू है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। स्थिति बहुत खराब है। और सबसे चिंताजनक बात लोकतंत्र के लिए है कि विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के मुकदमे और हत्याएं हो रही हैं, मैं मानता हूं कि ये भारत के किसी और राज्य में दिखाई नहीं पड़ता। एक जमाने में केरल में होता था, परंतु अब तो वहाँ पर भी काफ़ी अंकुश आया है। तो आपका क्या अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीद है इलेक्शन में अगले साल? हम डटकर लड़ेंगे और मुझे भरोसा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। कोई चेहरा आपके दिमाग में है जिसको कि चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाएगा?
वो तो हो भी सकता है, मगर अभी तो बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को हटाना चाहती है। न्यूज 18 के इंटरव्यू में बंगाल के मुद्दे पर अमित शाह के बयान पर टीएमसी सांसद फिरहाद हाकिम ने हमला करते हुए कहा कि बंगाल में कोई राजनीतिक हत्या नहीं है, ये सब बीजेपी की चाल है। अमित शाह को मैं पूछता हूं, जोगी जी का वहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, अमित शाह ने चुप क्यों था जब थायरस का वो घटना हुआ, जब एनकाउंटर में उसको मार दिया गया, 8 पुलिसकर्मी मर गया, तब अमित शाह क्या बोलना भूल गए थे? ये सब पॉलिटिक्स है। गद्दी में बैठ के स्वराष्ट्र मंत्री या गद्दी में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल को लेकर अमित शाह के बयान पर कहा कि जिस प्रकार नौकरशाही और अपराधियों से गठबंधन है वो बहुत खतरनाक है। यदि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करवाना है तो राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। मैं समझता हूँ गवर्नर ने भी अनेक बार पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चिंता व्यक्त की है, और जिस प्रकार हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार हत्या को आत्महत्या में बदला जा रहा है, जिस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण हुआ, वहाँ तक तो ठीक है, पर नौकरशाही का अपराधियों से जो गठबंधन है वो बहुत खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि यदि निष्पक्ष चुनाव इस प्रदेश में करवाना है तो राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने अमित शाह के बयान पर कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत एकदम ठीक है और बंगाल को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। There is no situation for president's rule in Bengal. I am happy that Amit Shah has made a responsible statement as a home minister. President's rule is called for when the constitutional machinery breaks down and the administration cannot be run along according to the constitution. Such a situation has not arisen. अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पहाड़ पर भीषण आग लग गई। ये घटना सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के नजदीक हुई, जहां रिहायशी इलाके के पास पहाड़ का एक हिस्सा अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उसने पहाड़ के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। ये हादसा रिहायशी इलाके के बेहद करीब हुआ, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। बताया गया कि आग की गर्मी से जहां लोग बेहाल हो गए, वहीं चारों तरफ धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं। खबर है कि प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए पूरे इलाके की बिजली भी काट दी है, जिसका असर वहां रहने वाले हजारों लोगों पर पड़ा है। हाथरस केस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने हाथरस की घटना को तूल देने के पीछे विपक्षी दलों की साजिश बताया और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसलों की भी सराहना की। मुझे लगता है कि देश में जैसे हाथरस का मुद्दा है, ये कोई हाथरस में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये चीज़ हाथरस में हुई हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो और भी तमाम प्रदेश हो हमारे देश में। रेप का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, सिक्योरिटी का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या आपको लगता है कि देश में एक लार्जर पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, रिफॉर्म की ज़रूरियात को कोई इनकार नहीं करता, मगर आप मुझे बताइए, हाथरस में भी रेप होता है और जयपुर में भी, राजस्थान में भी होता है। टूल क्यों सिर्फ हाथरस को मिलता है? कारण क्या है? किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को राजनीतिक रंग देना कितना उचित है? और अपराधी उसी दिन पकड़े गए हैं, उसी दिन तीनों अपराधियों को धर लिया गया है, जेल में है आज। असल में मुझे लगता है कि रातों रात बॉडी को वो क्रिमेशन कर देना, वो शायद वो भी जांच आयोग बिठा है जी, उसमें भी सस्पेंड भी किया, अरे कमेटी बनाई है जी, सस्पेंड किया है, और अब पूरी की पूरी जांच ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई जी। मगर किसी चीज को बढ़ाकर राजनीति करना, मुझे लगता है इस प्रकार के मामलों में नहीं करना चाहिए। पर आप ये मानेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत मिसहैंडलिंग उसमें की है? इसमें थाने लेवल पर गवर्नमेंट नहीं होती है,
कुछ अधिकारी होते हैं, और मैं मानता हूँ योगी जी ने एसआईटी बनाकर उचित ही काम किया है। तो एसआईटी इसकी डिटेल जांच करेगी, रिपोर्ट भी आएगी और कठोर कदम भी उठाए जाएंगे रिपोर्ट के अनुसार। हाथरस के मुद्दे पर अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह ने सीएम योगी को बचाने के लिए प्रशासन को दोषी ठहरा दिया। प्रशासन सरकार का हिस्सा होता है। जिस तरह अमित शाह जी दिल्ली के दंगों में फेल हो गए, जबकि ट्रंप दिल्ली के अंदर मौजूद था, और उसका जिम्मेदारी कह रहे हैं कि प्रशासन है, इसी तरह हाथरस की प्रशासन पे जिम्मेदारी डाल के योगी को बचाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर रोज 11-12 बलात्कार होते हैं। हाथरस के मुद्दे पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने अमित शाह के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि खामियां थाने के स्तर पर नहीं बल्कि सरकार के स्तर पर हुई हैं। डीएम को नहीं हटाया गया है, ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हैवानियत हुई, रेप के साथ साथ उसकी हड्डी तोड़ दी गई, उसकी ज़बान काट दी गई, और उसके बाद ये कह दिया गया कि थाना स्तर से गलती हो गई, चूक हो गई। थाना स्तर से क्या उस वक्त भी चूक हुई थी जब रात के 2:30 बजे उसके शव को केरोसिन डाल के जला दिया गया था? थाना स्तर नहीं बल्कि शासकीय स्तर के ऊपर जो चूक हुई है, जो गलतियाँ हुई हैं, उसका पूरा देश जानता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। ये सभी कार्यकर्ता गंगा घाट पर जल सत्याग्रह करने पहुंचे और वहां यज्ञ और हवन करके सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को भगवान सद्बुद्धि दे स्वाहा। हवन करने के बाद आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर गंगा नदी में जाकर खड़े हो गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन लोगों ने प्रदेश सरकार पर महिला सुरक्षा के मामले में नाकाम होने का भी आरोप लगाया। आज योगी सरकार तक ये संदेश देने के लिए आए हैं कि योगी जी, उत्तर प्रदेश का हाल तो आपने बद से बदतर बना दिया है। प्रदर्शन में शामिल कुछ महिला कार्यकर्ता हाथों में चूड़ियां लेकर खड़ी नजर आईं। सुशांत केस के चुनावी मुद्दा बनने के सवाल पर न्यूज 18 से अमित शाह ने कहा कि अगर इस केस को पहले ही सीबीआई को दे देते तो मुद्दा नहीं बनता। एक फैक्टर इस चुनाव में और आया है पिछले कुछ महीनों में, वो है सुशांत सिंह राजपूत फैक्टर। कहा जा रहा है कि ये एक सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, ये एक महाराष्ट्र वर्सेस बिहार एक लड़ाई में बदल गया है और बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है जमीन में ये केस कितना चुनावी मुद्दा बना है, मगर बना भी है तो इसका कारण हम नहीं है। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी, क्यों पकड़ कर रखना? दे देना चाहिए था। अब ये ऑर्डर भी हमने नहीं करा, उच्चतम न्यायालय ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने जब सीबीआई को कहा कि आप जांच करिए तो हम कर रहे हैं। मगर मैं इतना मानता हूं कि सुशांत सिंह जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपमृत्यु होती है तो इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। जल्दी में आपको लगता है कि केस को क्लोज कर दिया था मुंबई पुलिस ने? मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और अभी कोर्ट के सामने मामला है, परंतु परसेप्शन जो बना था उस वक्त वो ठीक नहीं बना था। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सुशांत की मौत के बाद मीडिया ट्रायल को लेकर अमित शाह के बयान का समर्थन किया और कहा कि ये जो 38 दिनों तक तमाशा चल रहा था, देश को इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। सुशांत सिंह की जो मृत्यु हुई, उस मृत्यु पर 38 दिन तक डिबेट चलता रहा नेपोटिज्म का, और उस मृत्यु की जांच मुंबई की पुलिस कर रही थी, हत्या है या आत्महत्या है, और इतनी जांच, इतने लोगों की उन्होंने जांच की, बात की आगे बढ़ रही थी। उसी के दरमियान मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया ट्रायल, ये जो तमाशे देश में हो रहा है ना, वो कभी बहुत ही देश को भी अभी गंभीरता से लेना ही पड़ेगा।
कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा ने सुशांत सिंह को लेकर अमित शाह के बयान पर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को राजनीतिक फायदे के लिए आगे बढ़ाया गया था। अब बिहार चुनाव के बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस को भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही चुनावी फायदे के लिए भुनाने का प्रयास किया। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट खोखली निकली और सीबीआई 2 महीने से इस पर कोई निष्कर्ष नहीं दे पाई है। और अब 10 नवंबर को जब बिहार का चुनाव संपन्न हो जाएगा तो केंद्र सरकार ये सुशांत सिंह के मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी। न्यूज 18 पर गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू दिखाए जाने के बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि केंद्र को राज्यपाल को वापस बुला लेना चाहिए। वहीं सुशांत सिंह की मौत पर सावंत ने कहा कि बिहार चुनाव की वजह से मुद्दे को बढ़ाया गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी उसके शब्दों से सरकार को आपत्ति थी। राज्य सरकार लगातार उसको लेकर आपत्ति कर रही थी, लेकिन आज नेटवर्क 18 से बात करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल हुआ चिट्ठी में उससे बचा जा सकता था। इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता सचिन सावंत है हमारे साथ। सचिन भाई, आप लोग लगातार ऐतराज जता रहे थे, आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि इस तरीके के शब्द जो इस्तेमाल हुए उससे बचा जा सकता था। निश्चित तौर पर बचा जा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जो मन की बात उनके सामने आई है वो विचारधारा से प्रेरित होती है। लेकिन सबसे गंभीर बात है कि संविधान उनको वो जो उनकी जो संविधान की मर्यादा है वो उनको इजाज़त नहीं देते ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे वक्त में जब वो पद ही संवैधानिक है, ऐसे वक्त में जब पवार साहब ने भी खत लिखा है प्रधानमंत्री जी को, सभी जगह से उसके बारे में आपत्ति आ रही है और ये पूरी तरह से संविधान की मर्यादा का भंग है। ऐसे वक्त में सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता। अगर सही में उनको ऐसा लगता है तो उनके हाथ में उनको उसके ऊपर कार्रवाई करना। कार्रवाई में क्या, किस तरीके की कार्रवाई की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? कि निश्चित तौर पर उनको संवैधानिक ये जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है और उनकी विचारधारा हो या उनकी जो कार्य प्रणाली हो, इससे मेल नहीं खाती, तो ऐसे वक्त में कार्रवाई यही होती है कि उनको उनके पद से मुक्त किया जाए। कोरोना संकट की वजह से दशहरे पर पुतला बनाने वाले कारीगर बेहद परेशान हैं। इस बार रामलीला का आयोजन कम होने से पुतलों की मांग पर काफी असर पड़ा है, जिसकी वजह से इनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। दिल्ली में पुतले बनाने वाले कारीगर अपने काम में जुटे हुए नजर आए, लेकिन इन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले अब इनके पास पुतला खरीदने वाले लोग काफी कम संख्या में पहुंचे। काफी लोग आते थे रावण बनाने के लिए, इस साल कोई भी नहीं आया। लॉकडाउन की वजह से, बहुत ज्यादा काम की वजह से कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत तकलीफें हो रही हैं। इन कारीगरों ने दावा किया कि पहले इनके पास विदेशों से भी पुतले बनवाने के ऑर्डर आते थे, लेकिन इस बार दिल्ली में ही पुतलों की मांग काफी कम हो गई है। के बार तो मुश्किल ही है, बाकी जो हमने पैसा लगाया हुआ है इतना ही निकल जाए वही बहुत है, मुश्किल ही है इस बार तो कमाना। इन लोगों ने दावा किया कि काम नहीं होने से कई कारीगर खाली बैठे हुए हैं। अयोध्या में रामलीला का मंचन शुरू हो गया। नवरात्र की शुरुआत होते ही अयोध्या में भी रामलीला का मंचन शुरू हो गया, जिसमें असरानी, शहबाज खान और बिंदु दारा सिंह जैसे कई फिल्मी सितारे किरदार निभा रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से आम दर्शकों को रामलीला देखने की इजाजत नहीं है और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के दनकोर में एक रोबोट के आकार वाला गुब्बारा आसमान में उड़ने से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि बाद में पुलिस ने जब छानबीन की तो लोगों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग की टीम ने एक घायल तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया। ये घायल तेंदुआ नदी किनारे किसी चीज में फंस गया था, लेकिन वन विभाग की टीम तेंदुए का रेस्क्यू कर इलाज के लिए अपने साथ ले गई। यूपी के गोंडा में राम जानकी मंदिर के महंत पर जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस ने मंदिर के ही एक पुजारी और इलाके के प्रधान समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के अंधेरी में एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कार बीच सड़क पर धूं कर जल गई। गनीमत रही कि कार सवार ने वक्त रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। गृह मंत्री अमित शाह ने नवरात्र के पहले दिन गुजरात के माणसा में अपने पैतृक गांव में पहुंचकर माताजी मंदिर में पूजा अर्चना की। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ा, इस पर भी खुलकर जवाब दिया।
बहुत दिनों से ये बात, इस बात में हम लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी ये इंटरव्यू में पूछा है, इस बात की चर्चा भी रही है, आपके कैडर्स की डिमांड भी रही है, लोग ये जानना भी चाहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़ती। देखिए, जहाँ तक अकेले लड़ने का सवाल है, पार्टी के संगठन का विस्तार कितना हुआ है, विस्तार कर कर नीचे तक पैंट कितनी बनी है, और नीतीश कुमार जी जब से एनडीए बना तब से हमारे साथी थी। पहले समता पार्टी हुआ करती थी, जौहर साहब नेतृत्व करते थे, शरद यादव जी करते थे, बाद में नीतीश कुमार जी के हाथ में नेतृत्व आया, तो तब से हमारे पुराने साथी हैं और तोड़ने का कोई कारण नहीं है। एक बार बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, टूटा था, मगर अच्छा ही हुआ, फिर से आज वो एनडीए में है। तो सिर्फ विस्तार के लिए अकेला लड़ना वो ठीक नहीं है, गठबंधन का एक धर्म होता है, तो हमने धर्म को निभाया है और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है 15 सालों में वो बरकरार रहे। ऊपर मोदी जी, नीचे नीतीश जी, ये डबल इंजन वाली सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में बहुत द्रुत गति से आगे ले जाएगी। कानपुर के चिल्ली गांव में शनिवार देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। एक तरफ के दबंग पक्ष ने मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष के आदमी और उसके बेटे को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इस दौरान आग की लपटों से पति और बेटे को बचाने पहुंची महिला भी मामूली रूप से झुलस गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाई और घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों बाप बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि डॉक्टरों ने दोनों की हालत को गंभीर बताते हुए कानपुर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। दो परिवारों के बीच में एक 4 फुट की जमीन को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्ष के परिजन शामिल थे, जिसमें एक पक्ष के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से तेल निकाल करके उसे बोरे में डाल करके और दूसरे पक्ष पे फेंक दिया गया, जिसमें 2 लोगों को बर्न इंजरी आई है, जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। वो हमारी ज़मीन छोड़ता नहीं है, नहीं बोले वो गाली ना दो, ऐसा करो तुम अपनी जगह में रहो, हम अपनी जगह, हम तो सवेरे सवेरे बासी में चले जाते हैं मजदूरी करें और तुम बउआ हमको जगाड़ते हो कि फलुआ लेकर मारे के चला। क्या लोग थे? 4 लोग थे। तो ये तेल, ये पेट्रोल होता है, ये पेट्रोल एक बाल्टी में लिए थे और बाल्टी में पेट्रोल एक लोग छिड़क रहे थे और लंबा डंडा में भिंगो लिया था, कपड़ा वैसे छुआ दिया सर। क्या पेट्रोल पहले से लेके आए? जी, रखा इनके घर में रखा है सर। बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़े इंटरव्यू में अमित शाह चिराग पासवान पर भी खुलकर बोले। उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव में एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले बहुत दुखद घटना अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से, जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई, इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा, मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था
गत विधानसभा चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी, ये लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया, तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी और फिर भी हमने नहीं तोड़ा। अंततोगत्वा तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। न्यूज 18 के इंटरव्यू में चिराग पासवान को लेकर अमित शाह के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि चिराग पासवान ने गठबंधन खुद तोड़ा था। नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी की वजह से स्थितियां बिगड़ी और उनको गठबंधन से अलग होना पड़ा। दो टूक अमित शाह जी ने कहा है, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार जी को चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाएगी। एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं और चिराग पासवान ने गठबंधन से खुद नाता तोड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ लगातार बयानबाजी की वजह से स्थितियां बिगड़ी और उनको गठबंधन से अलग होना पड़ा है। इसलिए अब वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है, अब लोगों को गुमराह करना बंद करें। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में अवैध खनन की शिकायत करने वाले बाबा संत रामदास की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बाबा का शव मंदिर परिसर में मिलने के बाद गुस्साए हिंदू संगठन के लोगों ने हरिद्वार मुरादाबाद हाईवे पर प्रदर्शन किया। बाबा रामदास के समर्थकों ने उनका शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस से हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। संत रामदास लंबे वक्त से अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चला रहे थे और उन्होंने कुछ दिन पहले अवैध खनन का एक वीडियो बनाकर भी वायरल कर दिया था। इनके पास 3 मोबाइल हैं, तीनों मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ आ रहा है। इनकी बॉडी के पास तीनों मोबाइल नहीं मिले। इनकी जेब में हर समय कुछ ना कुछ रुपए रख रहते थे, वो रुपए भी गायब है। अपने मंदिर में ना रह करके ये बूढ़े के चौराहे पे शंकर मंदिर पे गए, वहाँ इनकी बॉडी संदिग्ध हालत में मिली। परिवार वालों को बताने से पहले इनकी बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम हाउस लेकर आया गया। कहीं ना कहीं हर तरीके से स्थिति संदिग्ध है पुलिस वालों की। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के मुद्दे पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने इसमें सरकार या बीजेपी के किसी रोल के होने से इनकार किया और इसे कुछ संगठनों का मुद्दा बताया। कुछ हिंदू संगठन जो है अब मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो औरंगजेब ने जो वहाँ मस्जिद जो बनाई थी उसको भी हटाकर वहाँ पर भी मंदिर बनाया जाना चाहिए। इसमें आपकी सरकार और आपकी पार्टी का क्या मतलब? हमारी सरकार का कोई रोल नहीं है, ना पार्टी की प्रतिक्रिया हो सकती है। ये कुछ संगठनों ने अपनी ओर से बात करी है और कोर्ट में गए हैं। ना कोर्ट में हम पार्टी है, ना कहीं पर भी पार्टी है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। तो राम जन्मभूमि जैसे आप लोगों ने वो किया था, इसको आगे आप सरकार या पार्टी की तरफ से? राम जन्मभूमि हमारा एजेंडा था जी, ये एजेंडा नहीं, और उसको लेकर हम सालों तक एक आंदोलन किए थे। अभी जो संगठन गए हैं वो स्वतः गए हैं और इसमें ना हम पार्टी है, ना इस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता। मथुरा के मुद्दे पर अमित शाह के न्यूज 18 पर दिए बयान पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि ये सब बीजेपी की चाल है। देखिए, इनका कहना कुछ होता है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इनके बहुत से हिडन एजेंडे हैं। जब ये देखेंगे और इस वक्त देख रहे हैं कि हाथ से कमांड निकल रही है, तो कुछ न कुछ हिंदू मुस्लिम तो करना है ही, दिलों को तो बांटना है ही। तो वो मैं इससे एग्री नहीं करता कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये बाद में फिर मंजर आम पर सब लोगों की समझ में आ जाएगी, जब ये लोग मंजर आम पर आ जाएंगे। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में एक और केस दर्ज हुआ। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ फिल्म जगत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डालने के आरोप में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक और केस दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में एक बार फिर जमकर बरसात होने के बाद कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के खिलाफ प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगम में जल सत्याग्रह किया। आईपीएल में खेले गए रोमांचक मुकाबले में
दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच में शिखर धवन ने आईपीएल में अपना पहला शतक जमाकर दिल्ली को शानदार जीत दिलाई। आईपीएल में खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 22 गेंदों पर शानदार 55 रन बनाए। आईपीएल में आज पहला मैच दोपहर 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक नाबालिग लड़के का फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि बच्चे के फायरिंग करने का वीडियो उसी के परिवार के किसी आदमी ने रिकॉर्ड किया, जिसमें एक नाबालिग लड़का हाथ में पिस्तौल लेकर खड़ा दिखाई दिया, जबकि वहां मौजूद एक आदमी उस बच्चे से पिस्तौल को लोड करने को कहता हुआ सुनाई दिया। जिसके बाद लड़के ने भी पिस्तौल लोड कर दी और सामने आंगन की तरफ पिस्तौल लेकर एक गोली चला दी। चलो। जिस वक्त लड़के ने गोली चलाई वहां कई छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की और बच्चों को गोली चलाने के लिए उकसाते हुए नजर आए। बच्चे लोग हट जा। वीडियो वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई और इस वीडियो की जांच तेज कर दी। पता चला कि बघनौटी के विवेन दुबे हैं जो अपने बच्चे से पिस्टल से जो लाइसेंसी है उसे फायर करवा रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर पिस्तौल का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई तेज कर दी। कश्मीर में विकास और हालात सामान्य बनाने के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पहले के मुकाबले राज्य में हालात एकदम सामान्य हैं और कोरोना संकट के इस दौर में वहां विकास के काम तेजी से चल रहे हैं। कश्मीर में आप लोगों ने बात कही है कि विश्वास की भी ज़रूरत है और वहाँ विकास की भी ज़रूरत है। अब मनोज सिन्हा जी भी वहाँ पे गए हैं एलजी होने के नाते, तो आपका क्या रोड मैप है? क्या लगता है कि कब वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल हो सकेगी और विकास को एक प्राथमिकता मिल पाएगी? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। विकास के लिए काफ़ी कुछ होना चाहिए था अब तक, मगर कोविड वहाँ पर भी था, कोविड की दिक्कतें वहाँ पर भी थी और स्वाभाविक रूप से भारत सरकार का भी फोकस कश्मीर समेत पूरे देश के कोविड के रोकथाम में था। मुझे लगता है कि अब मनोज जी गए हैं और मनोज जी ने शुरुआत बहुत अच्छी करी है और विकास नीचे तक पहुंचाने की शुरुआत भी करी है, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना हो, हर गांव में पानी पहुंचाना, ये सारी योजनाओं को द्रुत गति से हम आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में भी बहुत बड़ी हमने रुके हुए प्रोजेक्टों को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया। 5-6 महीने में आपको दिखाई पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है और स्वाभाविक है कि कश्मीर में भी कोविड कोई कम नहीं था और देश भर में कोविड था, तो 5-6 महीने थोड़ा एक स्लो रहा है, मगर अब गति काफ़ी बढ़ी है। विगत 1-1.5 महीने में बहुत परिवर्तन आया है। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जारी है कश्मीर में। आप ये जरा सा बताएं कि ये स्टेटहुड का जो दर्जा देने की बात थी, इसमें आपका क्या रोड मैप है, कितना समय लगेगा, कुछ इसका अगर अंदाज दे सकें? देखिए, समय के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु ये निश्चित है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैंने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कश्मीर को जब संबोधित किया तब कहा था कि स्टेटहुड दिया जाएगा और ये हमारा वादा है, इसमें से मुकरने का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। पर बहुत लंबा समय नहीं लगेगा? मैं नहीं मानता लंबा समय जिसको कहते हैं ऐसा लगेगा, परंतु प्रायोरिटी विकास है। सबसे पहले विकास, उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा। मगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत लंबा समय नहीं, इसको भी देखा जाएगा और जल्दी ही लागू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग की टीम ने घायल तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया। ये घायल तेंदुआ नदी किनारे किसी चीज में फंस गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई और घायल तेंदुए को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी। काफी देर तक ये सभी कर्मचारी तेंदुए के पास खड़े रहे और उसे पकड़ने की योजना बनाते रहे, जिसके बाद इन्होंने तेंदुए को एक जाल में फंसा लिया। खुला इसका, वो भी देख लेना। जब तेंदुआ जाल में फंस गया तो इन लोगों ने उसे लकड़ी की मदद से उठाया और वन विभाग की गाड़ी में रख दिया। हमारी टीम मौके पर आई और उसको रेस्क्यू करके तकरीबन हमें 1.5-2 घंटा लग गया इसको रेस्क्यू करते हुए। बताया गया कि इस तेंदुए को इलाज के लिए जम्मू के चिड़ियाघर ले जाया गया ताकि इस तेंदुए के घायल होने का पता लगाया जा सके।
हाथरस मामले में सीबीआई की पूछताछ जारी है। शनिवार को सीबीआई ने पीड़िता की मां और भाभी से लंबी पूछताछ की। ये पूछताछ 5 घंटे से भी लंबी चली। इस दौरान पीड़िता के घर से सीबीआई पीड़िता के कुछ कपड़े भी ले गई। पीड़ित परिवार ने भी सीबीआई की जांच पर संतुष्टि जताई है। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से बचने के लिए 3 मंत्र दिए। उन्होंने सलाह दी कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और हाथ को साफ रखना जरूरी है। आप कोरोना वॉरियर हैं, आप तमाम अस्पतालों में शुरू में गए, आप कोरोना सर्वाइवर भी हैं, आपको खुद कोरोना हुआ, आपका क्या संदेश है देश के लिए? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक दवाई नहीं बनती है, टीका नहीं वैज्ञानिक बना लेते हैं, तब तक प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, मास्क पहन कर रखना, हाथ को स्वच्छ रखना सैनिटाइजर से और 2 गज की दूरी रखना, यही दवाई है और कोरोना से हमने बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ हम एक सफल लड़ाई लड़े हैं। प्रति 10 लाख की आबादी अगर सब आंकड़े देखें, कोरोना पीड़ित लोगों की संख्या, मृत्यु की संख्या और रिकवरी रेट, तो इस सब में भारत 1, 2, 3 में आता है। मैं मानता हूं कि आगे पर कोरोना पर संपूर्ण विजय के लिए भारत की जनता ने कटिबद्ध होना चाहिए और इसके लिए यही 3 मंत्र हमारे पास है। मास्क पहन कर रखना, सलामत अंतर के साथ ही खड़े रहना और हाथ को स्वच्छ रखना। अगर इतना हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को कोरोना से बचा सकते हैं। आने वाले दिन त्योहारों के दिन है, त्यौहार जरूर मनाइए, मगर कोरोना से बचकर और कोरोना को परास्त कर कर त्यौहार मनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के शामली में साइकिल चोरी के आरोप में एक आदमी की पिटाई कर दी गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि साइकिल लेकर भाग रहे आरोपी को साइकिल के मालिक ने पकड़ लिया, जिसके बाद उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी गई। आरोपी ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। वो आदमी उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटता हुआ मकान के अंदर ले गया। अंदर ले जाकर भी उसके हाथ नहीं रुके। आरोपी कई बार माफी की गुहार लगाता भी दिखाई दिया, लेकिन साइकिल के मालिक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बताया गया कि बाद में वहां भीड़ भी जुट गई और फिर लोगों ने आरोपी को छुड़वा लिया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को जल्द से जल्द खत्म करने के पी चिदम्बरम के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी चिदम्बरम के बयान का समर्थन करते हैं? फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का साथ में आकर ये कहना कि आर्टिकल 370 को दोबारा लागू किया जाए, ये तो समझ में आता है। हाल ही में चिदम्बरम जी ने कहा है कि कांग्रेस का ये स्टैंड है कि 370 को रेस्टोर करना चाहिए, स्पेशल स्टेटस कश्मीर में वापस आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में भी ये स्टैंड लिया था कि 370 नहीं जानी चाहिए, मगर मेरा तो विनंती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चिदम्बरम जी का जो स्टेटमेंट है इसको एक बार एंडोज कर दे जरा, तो देश की जनता को मालूम पड़े। चिदम्बरम जी का जो स्टेटमेंट है उसको राहुल गांधी और उन्होंने तो कांग्रेस की तरफ से ही बोला है, उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस का मत है। फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने इसको रिपीट करना चाहिए, राहुल जी ने भी रिपीट कर देना चाहिए। झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कश्मीर से धारा 370 हटाने के पी चिदम्बरम के बयान का बचाव करते हुए कहा कि इसे हटाने के पीछे आरएसएस की सोच थी, जिसे बीजेपी ने लागू कर कश्मीर को बांटने का काम किया। क्योंकि आपकी पार्टी आरएसएस की सोच है, उसी को लागू कर रहे हैं। आरएसएस की सोच जो है पूरे देश की सोच नहीं हो सकती। क्या स्पष्ट हम करना चाहेंगे, पूरे देश की सोच नहीं है आरएसएस की सोच। तो इस तरह जिस तरह से किया है आपने, वो मेरे ख्याल से गलत था और हमारी पार्टी इसी को लेकर मुद्दा बनाई हुई है। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के घर की महिलाओं ने रेलवे ट्रैक पर ही प्रदर्शनकारियों के लिए खाना पकाया। दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर किसान पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं।
और इसी बीच किसानों के घर की महिलाएं भी प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंच गयीं। महिलाएं न केवल कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठी, बल्कि उन्होंने रेल ट्रैक पर ही रोटियां भी बनाई। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पलटे पलटे इस प्रदर्शन में महिलाओं के साथ कई बच्चे भी वहां नजर आए। इस दौरान किसानों ने एक बार फिर कृषि कानूनों को गलत ठहराया। जो मोदी जी बोल रहे हैं कि जो 3 कानून आए हैं उनके साथ जो है ये खेती का विस्तार होगा। खेती का विस्तार तो कहाँ होना है, खेती का विनाश होगा। किसानों ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो रेलवे ट्रैक से नहीं हटेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने टीआरपी के सवाल पर बोला कि बात को बढ़ाना उचित नहीं। अगर कोई बात है तो खबर जरूर चले, लेकिन मीडिया ट्रायल होना नहीं चाहिए। मैं हर बार आपसे एक बार मीडिया पे सवाल पूछता हूँ। मुझे लगता है एक मीडिया का नैरेटिव श्रील हो गया है। घंटों तक यही कहानी चलती रही है। जरूर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, मगर जिस तरीके से उसको चलाया गया है, मीडिया ट्रायल भी हो गया है उसका, इतने दिनों से चल रहा है जो नैरेटिव पूरा श्रील हो रहा है। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है पिछले इतने महीनों में, पर पूरे दिन जो है एक ही मुद्दे को करीब 10-12 घंटे चलाया गया है। आप ये बदलते हुए नैरेटिव को कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों को क्या इसमें करना चाहिए? राहुल, इसका तो जवाब मुझसे अच्छा आप दे सकते हो। जी देखिए भाई, मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा बहुत स्पष्ट मानना है। हाँ, कहीं लिपापोती होती हो, घोताही होती है तो जरूर कान पकड़ना चाहिए, अधिकार है मीडिया का और फर्ज भी है। परंतु सिर्फ टीआरपी के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। और किसी भी घटना में अगर किसी भी प्रकार की लिपापोती होती तो इसको स्पेसिफिक बताना वो मीडिया का धर्म होना चाहिए। अभी कार में बैठे, कार से निकले, 5 मिनट में पहुंचेंगे, दाया पैर बाहर रखा। अरे भाई, इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय के काम में भी बाधा आती है। जी पंजाब के लुधियाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर का घेराव करने पहुंचे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। कृषि कानूनों के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना विरोध जताने वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस के रोकने के बावजूद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहते थे। इसी बीच देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं सड़क पर बैठ गए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सारे कानून वापस लो। इस हंगामे की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जैम भी हो गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी राय जाहिर की और पत्र लिखते वक्त शब्दों के सही चयन की सलाह दी। महाराष्ट्र में जहाँ पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है पिछले कुछ महीनों से, वहाँ के गवर्नर भगत कोश्यारी जी ने कहा उद्धव ठाकरे जी से कि आप कब से सेक्युलर हो गए। अभी उनका कुछ दिनों पहले का बयान है। इस बयान को राज्यपाल से ये बयान आ रहा है, इससे आप पार्टी कैसे देखती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पत्र पढ़ा है और एक पासिंग रेफरेंस उन्होंने दिया है, मगर मुझे भी लगता है कि थोड़ा शब्दों का चयन टाला होता तो अच्छा होता। महाराष्ट्र के राज्यपाल के विवाद पर एनसीपी नेता मजीद मेमन ने कहा कि राज्यपाल का राजनीतिक बयान देना संविधान के विरोध में है और ये महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। हमारे नेता शरद पवार जी ने पहले ही प्रधानमंत्री को इस पर दुख प्रकट करते हुए कहा था कि गवर्नर को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती और इस तरह के पत्र गवर्नर के द्वारा मुख्यमंत्री को जाएं, ये बहुत ही दुखद और अनैतिक बात है। हमारा ये मानना है कि गवर्नर साहब को इस किस्म की हरकतें बार बार दोहराना, राजनीतिक बयान देना, ये महाराष्ट्र के लिए या देश के लिए ठीक नहीं है और संविधान के विरोध में है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की उद्धव को लिखी गई चिट्ठी पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि राज्यपाल ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने जिस ढंग से आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को चिट्ठी लिखी वो गंभीर थी, गर्हणीय थी। उसकी आलोचना करने इतना मैं बड़ा नहीं हूँ, फिर भी लगता है कि राज्यपाल जी ने अपनी सीमाएं का उल्लंघन किया। सबसे बुरी बात मुझे उससे लगती है कि उन्होंने व्यक्तिगत अपनी गरिमा को भी ठेस पहुंचाई, उस पद को भी ठेस पहुंचाई, उस पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में कहा कि अगर अमित शाह को पता चल गया कि राज्यपाल ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया तो क्या उन्हें वापस बुलाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह जी का यह वक्तव्य कि राज्यपाल को वापरी हुई भाषा से बचना चाहिए था, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं राज्यपाल से गलती हुई है। तो फिर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री क्या राज्यपाल को वापस बुलाएंगे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पहाड़ पर भीषण आग लग गई। ये घटना सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के नजदीक हुई, जहां रिहायशी इलाके के पास पहाड़ का एक हिस्सा अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उसने पहाड़ के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। यह हादसा रिहायशी इलाके के बेहद करीब हुआ, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। बताया गया कि आग की गर्मी से जहां लोग बेहाल हो गए, वहीं चारों तरफ धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं। खबर है कि प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए पूरे इलाके की बिजली भी काट दी है, जिसका असर वहां रहने वाले हजारों लोगों पर पड़ा है। कृषि बिलों पर हो रहे विरोध और एनडीए से कुछ दलों के दूर होने पर अमित शाह ने न्यूज 18 से खुलकर बात की। उन्होंने विपक्षी दलों पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए एमएसपी बंद नहीं करने का दावा किया। अमित जी, एक चीज़ जो कि मैंने एक आध इंटरव्यू में पहले भी कही थी और ये आपने इसमें बहुत चर्चा भी की थी। आपसे मैंने एक बार पहले भी पूछा था कि ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में दरार पड़ गई है, अपने अपने रास्ते चले गए हैं। तो आपने मुझसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कभी शिवसेना से दूर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत पुराने एनडीए के सदस्य थे। अब इधर बीच अकाली दल भी जो है एनडीए से उसने अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया है। तो क्या इसको आप देखते हैं कि अब एनडीए जो है क्रम्बल कर चुका है, अब ये आज की पॉलिटिकल वास्तविकता में एनडीए का कोई स्थान नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, 30 से ज़्यादा पार्टियां हैं और जहां तक शिवसेना और अकाली का सवाल है, हमने किसी को नहीं निकाला। अकाली उन्हें हमारा साथ छोड़ दिया और शिवसेना ने हमारा साथ छोड़ दिया। हम क्या कर सकते हैं? तो क्या आपको लगता है कि कभी वापस भी आ सकते हैं? जैसे शिवसेना से कभी हाथ दोबारा मिलाया जा सकता है, इसका ये दरवाज़ा खुला है या नहीं? मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, मगर अभी तो वो कृषि बिल पर अड़े हैं जी। पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दरवाज़ा बंद नहीं है? नहीं, ऐसा कोई दरखास्त ही नहीं है तो दरवाज़ा बंद खुला रहने का कोई सवाल नहीं है। नहीं, मतलब आपके मन में ये नहीं है कि अब नहीं, अब कभी इनके साथ वापस नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। उनका मुद्दा विशेषकर कृषि बिल है, जो अभी रिफॉर्म्स किए गए कृषि क्षेत्र के अंदर। मैं आपके माध्यम से देश भर की जनता को और विशेषकर किसान भाइयों को इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के द्वारा देश के किसानों को भड़काया जा रहा है। ये कृषि बिल है क्या? आज देश अपनी उपज, अपना जो उत्पादन है, पूरा मंडियों में बेचता है, आड़तियों के माध्यम से बेचता है, तो उसको एक ही मंडी का रेट उपलब्ध होता है। अब बिल क्या लाया है कि वो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंडी बंद हो जाएगी। जहर ये फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएगी। मंडी बंद होनी ही नहीं है। दूसरा जहर फैलाया जा रहा है कि एमएसपी बंद कर देंगे। जी, कि एमएसपी रजीम बंद हो जाएगा इससे। एमएसपी बंद करने की कोई बात ही नहीं है। इस बार परचेज भी चालू होगा खरीद का, क्योंकि लाखों टन पंजाब में धान खरीदना शुरू हो गया, हरियाणा में शुरू हो गया। पंजाब हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, उनको डर ये लग रहा है कि एमएसपी बंद। मगर बिल में कोई मुझे बता दे कि एमएसपी बंद करने की बात कहां पर है। एक किसानों को भड़काने की बात, और इसीलिए आंदोलन उठ नहीं रहा है। देखिए, एमएसपी बंद करी ही नहीं है, ना करने का सवाल है।
उल्टा हमने तो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाया 50% प्रॉफिट वाली, और इसके कारण हर सीजन में एमएसपी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, किसान को फायदा हो रहा है। मगर एमएसपी से ज़्यादा भी अगर कोई आटे की मिल वाला गेहूं का दाम देता है तो किसान क्यों नहीं बेच सकता उसको? किसान को ये ऑप्शन उपलब्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो हम तो ऑप्शन दे रहे हैं, और अगर एमएसपी से कम दाम है तो किसान भला क्यों प्राइवेट प्रायोरिटी को देगा? वो जरूर एपीएमसी में चला जाएगा। और जब ई मंडियां बनने लगी है, देश भर की मंडियां ऑनलाइन आ गई है, युवा किसान अपने मोबाइल से रेट देखता है, वो घर पे रुक जाता है, मंडी में नहीं जाना है, यहाँ तो रेट कम मिल रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कोर्ट के आदेश के बाद कंगना के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। इस बार कंगना पर सोशल मीडिया के सहारे फिल्म जगत में हिंदू मुस्लिम कलाकारों में फूट डालने का आरोप लगा है, जिसके बाद मुंबई के बांद्रा थाने में कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और आपको बता दें, कंगना रनौत के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है, और इस बार उन पर सोशल मीडिया के सहारे फिल्म जगत में हिंदू मुस्लिम कलाकारों के बीच फूट डालने का आरोप लगा है, जिसके बाद मुंबई के बांद्रा थाने में कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक और एफआईआर दर्ज होने के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि क्या आप सभी ने भी नवरात्रि का उपवास रखा है? मैंने रखा है। इस दौरान मेरे खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र की पप्पू सेना को मेरे बारे में जान लेना चाहिए। मुझे ज्यादा याद मत करो, मैं जल्द ही वहां लौटूंगी। मैं खुद मुस्लिम हूं और मैं कंगना को पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से हैंडल कर रहा हूं एज अ लॉयर। मैं जानता हूं पर्सनली कंगना को कि वो एंटी रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है। उनके कोई ट्वीट्स हो सकते हैं जिसमें उन्होंने मुगल्स का जिक्र किया होगा या फिर मुगल आर्मी का जिक्र किया होगा। मेरे हिसाब से अगर वो किसी बारे में बात करती हैं, वो उनका एक पर्सनल ओपिनियन है और वो अपना ओपिनियन जाहिर करती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कंगना से ज़्यादा बड़ा प्रश्न महाराष्ट्र में अकाल है, अतिवृष्टि है, उससे किसानों की खेती उद्ध्वस्त हो गई है, खाने का प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कंगना ही एक इशू नहीं, महाराष्ट्र का किसान और जो अभी अकाल अतिवृष्टि है वो अपने लिए बहुत अहम प्रश्न है। तो मुझे लगता है उसके ऊपर अपन कॉन्सेंट्रेट करें। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने की जो किसी व्यक्ति की मांग थी, वो बांद्रा के सत्र न्यायालय ने मंजूर कर दी और मुंबई पुलिस को वैसे आदेश पारित कर दिए कि उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करे और इंक्वायरी करे। मुंबई कॉरपोरेशन की जब तोड़क कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त बाबर सेना या सोनिया सेना या मुंबई की तुलना पाक व्यवस्था कश्मीर के साथ करना, इसे बहुत सारे उनके वक्तव्य वादग्रस्त हुए थे। इसलिए माननीय न्यायालय ने यह कार्रवाई करने के आदेश शायद पारित किए रहेंगे। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने उनके स्वास्थ्य पर लगाई जा रही अटकलों पर भी बात की और खुद के पूरी तरह से स्वस्थ होने का दावा किया। अमित भाई, पिछले कुछ महीनों में देश में आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता भी रही है लोगों की। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और पूर्णतः अपना काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं देश भर की जनता को आज शक्ति का पर्व नवरात्रि जो शुरू हो रहा है उसकी बहुत बहुत हृदय से शुभकामना देता हूँ। नवरात्रि हमारे यहाँ शक्ति पूजा के एक पर्व के रूप में जाना जाता है और विशेषकर गुजरात में, बंगाल में, ढेर सारे राज्यों में इसको बहुत अच्छे तरीके से लोग मनाते हैं। मैं साथ में इतना भी कहना चाहूँगा कि इस नवरात्रि पर्व को हम सावधानियों के साथ मनाएं और सरकार की जो सूचनाएं हैं उसका बिल्कुल अनुशंसाओं का पालन करते हुए मनाएं, जिससे कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने की जो हमारी लड़ाई है उसमें हम आगे बढ़ पाए। इतनी सावधानी जरूर है। माँ की आराधना जरूर करें, मगर 2 गज का अंतर भी रखें, मास्क भी पहने और स्वच्छता से हाथ को साफ भी करें। बाराबंकी गैंगरेप और हत्याकांड का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के बाराबंकी में नाबालिग दलित लड़की के गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने सोने की तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को 80 लाख के गहने और 32 लाख कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से लौटे एक आदमी को 2 करोड़ की कीमत वाले 4 किलो से ज्यादा सोने के साथ गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के मुरैना में 5 सीटों पर उपचुनाव से पहले ही पुलिस ने जाल बिछाकर हथियार बेचने वाले गिरोह का भंडा फोड़कर 9 विदेशी कट्टे और 24 जिंदा कारतूस जब्त कर लिए। पुडुचेरी में सरकारी स्कूल खुलने के साथ ही कोरोना का नया मामला सामने आ गया, जिसके बाद स्कूल को फिर से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। नवरात्र के पहले दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर कलश स्थापना की। न्यूज़ 18 के नेटवर्क चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के मुद्दे पर भी बात की और इसे फिल्म इंडस्ट्री से जोड़कर देखने को गलत बताया। बॉलीवुड में एक ड्रग्स का मुद्दा जो है सामने खुलकर आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ड्रग के मुद्दे को बॉलीवुड से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ड्रग एक खतरनाक दूषण है, नासूर है। इसको जितनी हो सके उतना जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। ये 1.5-2 साल में ड्रग पर काफ़ी कठोर कदम उठाए गए हैं, नतीजे भी बहुत अच्छे मिले हैं। मगर मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में ड्रग का कारोबार भारत के अंदर करने वालों को बहुत दिक्कतें आएगी। इस प्रकार का कानूनी बदलाव, ढांचागत बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बदल रहे हैं और इसके लिए इतनी मुस्तैदी के साथ उनको मैन पावर भी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जहाँ तक बॉलीवुड का सवाल है, अब एनसीबी की जांच में जो निकलता है वो निकलेगा, परंतु इसको कोई एक सेक्टर्स के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। पर चाहे कोई भी इसमें, जब आप बात कर रहे हैं कि इसमें चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई भी इन्वॉल्व हो, सबके अगेंस्ट एक्शन। देखिए, छोड़ना तो किसी को नहीं चाहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने तनिष्क के विज्ञापन पर अपनी राय दी और देश के सामाजिक ताने बाने को काफी मजबूत बताया। अभी हाल फिलहाल में एक तनिष्क का ऐड आया और जो कि बहुत ट्रोलिंग हुई तनिष्क के ऐड में, तो उसकी वजह से उसको ऐड विड्रॉ करना पड़ा टाटा को। कहीं ये सोशल हार्मनी जो है हमारे देश में, ये कुछ ढीली नहीं पड़ती जा रही है? जो सोशल हार्मनी का जो एक ढांचा था हमारे देश में, आपको लगता है कुछ लोगों की वजह से इस पर क्षति पहुंच रही है? देखिए, हमारी देश की सोशल हार्मनी को कोई इस प्रकार के छोटे मोटे हमले तोड़ नहीं सकते। इसका ताना बाना इतना मजबूत है। ढेर सारे हमले ऐसे हुए, अंग्रेजों ने भी बहुत प्रयास कर देखे, बाद में कांग्रेस ने भी बहुत प्रयास कर देखे, मगर ये टूटने वाली चीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ किसी भी प्रकार का ओवर एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़े इंटरव्यू में नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी को सीटें कम आई या ज्यादा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। 1 साल पहले आपने हमसे कहा था, जो कि बहुत बड़ी खबर भी बनी थी, आपने उस वक्त ऐलान किया था कि आप बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उस वक्त कुछ लोगों ने इस पर कमेंट भी किया, कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी अकेले जाए, पर आपने उसी 1 साल पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं, तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है? और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेगी? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से, पहले मैं पार्टी अध्यक्ष था तब मैं, और अब नड्डा जी ने भी कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूँ कि चुनाव बिहार में
श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज़्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है? इसमें अगर बीजेपी की ज़्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है। न्यूज 18 के इंटरव्यू पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए को लेकर जो लोग भ्रम फैला रहे थे, अमित शाह के बयान से उनके गाल पर तमाचा पड़ा है। माननीय गृहमंत्री का जो बयान है वो बयान अभी के जो राजनीतिक बिहार के चुनाव का जो राजनीतिक माहौल है उसमें एकदम सटीक बयान है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वैसे जो लोग, क्योंकि इनका बयान लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं ना कि कुछ न कुछ रोज बैठ करके बयान दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो नीचे लोगों में भ्रम जा रहा है। इसलिए एकदम सटीक बयान है कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह के इंटरव्यू के बाद जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर अटकलबाजी और कयासों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। स्ट्राइक रेट और तमाम जो प्रायोजित अनावश्यक जो अफवाहों का खेल रहा है, आज उस पर भी उन्होंने कहा कि अलायंस किसी भी परिस्थिति में अपना नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानती है और नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएगी, चाहे किसी भी दल को कितनी भी सीटें क्यों हो। और इसीलिए इन सवालों पर सियासत करने वाले लोगों के मुंह पर अब ताला लग जाना चाहिए। न्यूज 18 के इंटरव्यू पर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि अमित शाह नीतीश कुमार को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि अब ज्यादा दिन नहीं रहे जब हकीकत सबके सामने आएगी। अगर हसीन सपने ही देखने हैं 10 नवंबर तक तो आप आज़ाद हैं। कह दीजिए ना 3/4 भी क्यों, तो 143 सीट आप जीत रहे हैं, लेकिन मुगालते में ना रहें। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। हाँ, नीतीश जी को गुड ह्यूमर में रखने के लिए, क्योंकि 4 गठबंधन में लड़ रही है भाजपा, एक नीतीश जी के साथ, एक एलजेपी के साथ, एक वो ओवैसी साहब की पार्टी के साथ, एक चौथे के साथ भी। तो 4 गठबंधन वाली भाजपा को ये लेमन चूस देना जरूरी है नीतीश जी को। न्यूज 18 पर अमित शाह के इंटरव्यू दिखाए जाने के बाद आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी जेडीयू गठबंधन को दिन में तारे दिखा देगी। जब देख रहे हैं कि वोट वाट बिहार में है नहीं, जनता गुस्से में है, कोई उम्मीदवार बीजेपी का जेडीयू का जमानत बचाने लायक भी नहीं है, तो इस तरह का दलील दे करके अपने को भी सुकून और दिलासा दे रहे हैं और जेडीयू को भी दिला रहे हैं। अरे असली खेल जो आप खेल रहे हैं लोजपा के साथ, चिराग पासवान जी के साथ, ये न बताइए ये कौन सा खेल है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह के न्यूज 18 पर दिए इंटरव्यू पर तंज कसते हुए कहा कि उनका बयान एक बार फिर जुमला साबित होगा। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि चुनाव के वक्त हम जो कहते हैं उसको करना थोड़ी ही होता है, वो तो जुमला होता है। तो उन्हीं की बात को अगर मान ले तो बिहार में चुनाव चल रहा है, ये सारे जुमले हैं। ये बी टीम की तहत चिराग पासवान जी को लगाया है और सिर्फ बी टीम पे सीमित नहीं रखा है, दूसरी ओर ओवैसी भी उनकी बी टीम है। तो किसी भी तरह से भाजपा नंबर 1 पार्टी उसको बनाना है। न्यूज 18 के इंटरव्यू पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि अमित शाह ने चुनाव के पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार ही बिहार के नेता होंगे। अमित शाह जी ने तो प्रारंभ में ही कह दिया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये भ्रम फैलाने का कोशिश हो रहा था चिराग पासवान जी के द्वारा, और उनको ये लग रहा था कि इस ढंग से करके कुछ लोगों की आदत होती है कि पहाड़ से टकरा जाओ, तुम भी ऊंचा दिखाई पड़ने लगो। तो वही हालत इनकी थी।
कोरोना को देखते हुए दिल्ली के झंडेवालान मंदिर प्रशासन ने नवरात्र के मौके पर अनोखी पहल की है। इस महामारी की वजह से लोग इन दिनों मंदिर जाने से बच रहे हैं, इसलिए झंडेवालान मंदिर प्रशासन ने 8 रथ तैयार किए हैं, जो नवरात्र के सभी 9 दिनों तक अलग अलग जगहों पर भेजे जाएंगे। इन रथों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रवाना किया। 8 इस तरह के रथ हैं जिसमें जो भक्त हैं वो कोरोना काल के बीच मंदिर न आकर यही रथ उनके इलाकों में जाएंगे और वो वहां माता के दर्शन कर सकेंगे। इन रथों पर झंडेवालान मंदिर की तस्वीर के साथ मां दुर्गा की भी तस्वीर लगी है। बताया गया कि नवरात्र के दिनों में मंदिर में भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए ये पहल की गई। 8 रथ नवरात्र के हर दिन झंडेवालान मंदिर से इसी तरह निकाले जाएंगे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के हालात पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर बताया और इसके साथ ही दावा किया कि अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतेगी। थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने बात की थी, इलेक्शन आने वाला है अगले 6 महीनों में। आप बंगाल की स्थिति को आज कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है। अम्फान तूफान आया, पूरी राहत इधर उधर अनाप शनाप घोटालों में चली गई। जो यहाँ से अनाज भेजा गया वो भी घोटालों में तितर बितर हो गया। कोरोना के लिए भी जिस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। कानून और व्यवस्था तितर बितर हो गई है। घुसपैठ बेरोक टोक चालू है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। स्थिति बहुत खराब है और सबसे चिंताजनक बात लोकतंत्र के लिए है कि विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के मुकदमे और हत्याएं हो रही हैं, मैं मानता हूं कि ये भारत के किसी और राज्य में दिखाई नहीं पड़ता। एक जमाने में केरल में होता था, परंतु अब तो वहां पर भी काफी अंकुश आया है। तो आपका क्या अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीद है इलेक्शन में अगले साल? हम डटकर लड़ेंगे और मुझे भरोसा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। कोई चेहरा आपके दिमाग में है जिसको कि चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाएगा? वो तो हो भी सकता है, मगर अभी तो बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को हटाना चाहती है। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी। एमएसपी बंद करने की बात कहां पर, एक किसानों को भड़काने की बात है। बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। हम सीमाओं पर अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक है, पर उसको कोई छीन नहीं सकता।